तो हेलो दोस्तों, मैं आपका पंकज सर। और पिछली वीडियो में हमने गास के नियम के अनुप्रयोग में पढ़ा था कि अगर वो एक चालक सेल है, एक चालक कोष है, तो उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम कहां कहां निकाले थे। उसके बाहर एक बिंदु पे निकाले थे, फिर उसके पृष्ठ पर निकाले थे, फिर उसके अंदर निकाले थे। तो नाउ आज हम पढ़ेंगे अचालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र। ये भी गास का एप्लीकेशन है, मतलब गास के नियम का अनुप्रयोग ही है। तो आप याद रखिएगा, हमारा चैनल लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय पंकज सर, आपको बेहतर कंटेंट दिया जाएगा और आप बेहतर सिंपल लैंग्वेज में आप बेहतर कंटेंट को प्राप्त करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। यहां पर जो हमें वैद्युत क्षेत्र बतानी है वो उसके केंद्र से आर दूरी, केंद्र से आर डिस्टेंस पर बतानी है, लेकिन किन कंडीशन में बतानी है ये हम बता देते हैं। तो केंद्र से आर दूरी पर, केंद्र से आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र E ना के लिए कई कंडीशन हो सकती है। पहली कंडीशन कि जो R है वो स्मॉल r जो कैपिटल R से बड़ा हो। दूसरी कंडीशन जो है स्मॉल r कैपिटल R के बराबर हो। तीसरी कंडीशन स्मॉल r कैपिटल R से छोटा हो। कैपिटल R कौन सा है? कैपिटल R का मतलब कि जिस हम गोले को ले रहे हैं उसकी त्रिज्या कैपिटल R। ये कहां है? उस पृष्ठ से बाहर है। कहां है? पृष्ठ से बाहर, राइट। ये कहां पर है? ये पृष्ठ पर है। और ये कहां है? पृष्ठ के अंदर है। तो ये है आपका पृष्ठ के अंदर। ओके, ये बाहर, ये पृष्ठ पर, ये पृष्ठ के अंदर। तो हमें यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी। आइए, हम गोला जो ले रहे हैं वो कैसा गोला है? अचालक है। अच्छा, अचालक गोला रहेगा तब इसकी जो त्रिज्या है R, चलो कह देते हैं कैपिटल R। पहले हमने बता दिया कि उसकी त्रिज्या कैपिटल R। इसमें जो आवेश का वितरण होगा वो इसके पूरे आयतन भर रहेगा, मतलब ऐसा। ओके, एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि इसका जो पृष्ठ घनत्व है, पृष्ठ घनत्व नहीं होगा, यहां आयतन घनत्व होगा। तो जो आवेश का आयतन घनत्व है, घनत्व, आवेश का आयतन घनत्व वो रो है, हर जगह बराबर है। ऐसी कंडीशन मान के चलेंगे, नहीं तो आपका थोड़ा सा कंसेप्ट में इधर उधर हो जाएगा। तो आपके दिमाग में बात रहनी चाहिए कि यहाँ पर हर जगह का जो घनत्व, आवेश का आयतन घनत्व है वो बराबर है। अच्छा, पहली कंडीशन हमें अप्लाई करनी है। चलो, ये R जो है वो कैपिटल R से बड़ा, मतलब इस पृष्ठ के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। मान लीजिए यहां पर बाहर न हुआ, इसकी दूरी कितनी हमने मान रखा है? ये R है इसके केंद्र से, ये पॉइंट कुछ P वगैरह समथिंग ले लो। लेकिन गास की प्रमेय लागू करने के लिए ये जो पृष्ठ है, ये जो आवेश है वह एक बंद पृष्ठ के अंदर होना चाहिए, तब हम उसका फ्लक्स निकाल पाते हैं। तो फ्लक्स के लिए हम इसको क्या करेंगे? इसको बंद करेंगे। तो आइए इसको एक इमेजिनरी, मतलब कि एक काल्पनिक पृष्ठ के अंदर भर देते हैं। तो लो, ये आपका
थोड़ा सा इधर कर दो भाई, इसको काल्पनिक पृष्ठ से बंद कर देते हैं ऐसा। और इस पृष्ठ का नाम जो होता है इसे हम लोग कहते हैं गासियन पृष्ठ। क्या कहते हैं भाई? गासियन पृष्ठ। फिर से मैं बता दूं आपको कि ये गासियन पृष्ठ के हर एक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर होगी, सममित रूप से फैलेगी, हर जगह बराबर बराबर रूप से फैली रहेगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। करना क्या है, यहां पर एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव लेना है, ठीक। माना बिंदु P के परितः, माना बिंदु P के परितः क्या लेना भाई? के परितः एक सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव क्या है? DA है, DA लिया गया है। तो ये इसके क्षेत्रफल की दिशा किधर होगी? बाहर होगी। हम बार बार आपसे बता रहे हैं कि ये कैसी आकृति है? 3D, मतलब एक गोला है। तो ऐसा जो मतलब सभी तरफ से वो इस तरह से बंद है, ऐसे आप सोच सकते हैं। तो इसके परितः इतना आ गया। अब यहां ये है कि ये तो आवेशित है, तो इससे वैद्युत बल रेखाएं सभी दिशाओं में निकलेगी। दिमाग लगाओ, तो फ्लक्स क्या कौन सी चीज होती है? जो इससे निकलने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या होती है। तो फ्लक्स हम यहां पर निकालें, लेकिन उससे पहले ये प्लस है ना, तो प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी? बाहर की तरफ होगी। हाँ जी। तो बताओ इस छोटे से क्षेत्रफल से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा? इस सूक्ष्म क्षेत्रफल से निकलने वाला क्या भाई? वैद्युत फ्लक्स फाई नहीं होगा, डी फाई। क्यों? क्योंकि छोटा सा फ्लक्स बनेगा, छोटा एरिया है तो फ्लक्स छोटा बनेगा। ये किसके इक्वल? E इंटू डी ए। अब मैं एक बार लिख देता हूं, फिर बार बार इसे अब नहीं लिखा जाएगा, डायरेक्ट हम लोग लिखना सीखेंगे। E और DA के बीच का एंगल देखो, दोनों एक तरफ है, तो इनके बीच बनने वाला जो एंगल है वो कितना होगा? 0 अंश। तो यहां पर cos 0। इट मीन्स डी फाई ई बराबर कितना आया भाई? E इंटू डी ए आ गया। ओके, ये तो उस छोटा सा फ्लक्स है जो इस वाले पार्ट से गुजर रहा है। तो यार ऐसा पार्ट बहुत न होगा, तो उस पूरी गोले से निकलने वाला फ्लक्स क्या होगा? तो हम इसको जोड़ेंगे। तो भाई संपूर्ण फ्लक्स कितना? संपूर्ण फ्लक्स राइट ई नॉट राइट, संपूर्ण फ्लक्स फाई ई। क्या करते हो? जोड़ते हैं ना। तो कैसे जोड़ते हो? हमने बताया कि ये पृष्ठ कैसा है? बंद है, इसलिए हम इसको क्लोज इंटीग्रल करते हैं और E इंटू डी ए कर लेते हैं। इसी को हमने छोटे छोटे पोर्शन को क्या कर दिया है? जोड़ दिया है। ओके, यहां पर E तो मैंने पहले बता दिया कि इसके हर एक पोर्शन पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी रहेगी? इक्वल रहेगी, बराबर रहेगी। तो अगर ये इक्वल और बराबर रहती है, तो ये जो इंटीग्रेशन है वो किस पे लगेगा? डी ए पे। यानी कि ये जो छोटा छोटा एरिया है ना, वो जुड़कर जैसे यहां वाला ऐसे बहुत सारे, तो मैंने इस दिशा में दिखाया 2D जैसे लग रहा फिगर, तो ऐसे होगा। आप ऐसे सोचो, जो बॉल होता है या फुटबॉल होता है, उसमें ऐसे टेढ़े टेढ़े कुछ चैप बने रहते हैं ऊपर, उन्हीं को आप छोटा छोटा पृष्ठ ले लो, तो उनको जब जोड़ेंगे तो उस पूरे गोले के पृष्ठ के बराबर होगा, यानी कि उसके क्षेत्रफल के बराबर होगा।
तो इसका क्षेत्रफल कितना 4 पाई आर स्क्वायर, और ये आपका फ्लक्स आ गया कितना इतना, राइट। तो भाई एक चीज तो और है, गॉस के नियम से भी, गॉस के नियम से, ओके, गॉस का नियम क्या कहता है, कहता भाई कि अगर आवेश अंदर बंद है तो आप फ्लक्स के लिए कितना परेशान हो रहे हैं, है? तो कहता है कि आवेश पता है ना, तो इसका आवेश पता है, कितना है इस पर आवेश, इस पर आवेश है टोटल Q, ओके। उसने कहा कि Q आवेश है, तो यार अगर जनाब Q आवेश है तो Q के लिए हम क्या करेंगे, तो Q कहता है कि Q/ε0 लिख दीजिए। और ये बात ये पहले हम लोग प्रूव कर चुके हैं कि इसके साइज पे डिपेंड नहीं करता है, छोटा है बड़ा है ना। यहां से समीकरण नंबर 1 और 2 को मिलाइए, तो समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 से बोलो क्या आएगा, E/4 पाई स्क्वायर बराबर Q/ε0, E बराबर 1/4 पाई ε0 Q/ε0, Q/r स्क्वायर। भाई क्या लिख रहा, आहा, देखिए ये उसी तरह का वैद्युत क्षेत्र आया है जैसा एक बिंदु आवेश के लिए होता है। तो यहां पर ये है कि जैसे द्रव्यमान केंद्र होता है, जैसे एक गोला हो ठोस, और उस गोले के जो सभी कण हों, जैसे एक गोला है और इसके सभी कण हर जगह विद्यमान है, लेकिन इन सभी कणों का जो द्रव्यमान है, जो द्रव्यमान केंद्रित है, वो इसके सेंटर पे होता है, इसे आप सेंटर ऑफ मास कहते हैं, है ना। तो यहां पर भी ये देखिए इस तरह व्यवहार कर रहा है कि जैसे इसके पूरे पृष्ठ, पूरे आयतन भर आवेश नहीं वितरित है, कहां है वो आवेश इसके केंद्र पर है। तो मतलब ये हुआ कि जो आवेश इसमें पूरी तरह से फैला है वो आवेश कहां पर है, बिल्कुल केंद्र पर वितरित केंद्रित है, ऐसा व्यवहार है। तो ये फार्मूला वो इंडिकेट कर रहा है, बात समझ में आई। अच्छा, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अगर इसका आयतन घनत्व, आवेश का आयतन घनत्व रो है, तो उसके हिसाब से आवेश निकाल सकते हो। तो आवेश Q बराबर क्या भाई, जो इसका आयतन होगा और उसके साथ घनत्व का गुणा कर देंगे, आवेश आ जाएगा। कैसे, क्योंकि देखिए आवेश घनत्व इक्वल टू होता है आवेश बटा आयतन, तो इससे हम लोग वहां पर निकालेंगे। तो इसका आयतन गोला है ना, तो गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब इंटू रो। r कौन सा लिखा जाएगा, जो जिस त्रिज्या का गोला है ना वही ना लिखा जाएगा। अरे भाई ट्रन करके नहीं लिख सके तो 1/4 पाई ε0 Q की वैल्यू 4/3 पाई r क्यूब रो अपान स्मॉल r स्क्वायर। 4 पाई से पाई पार हो गया, यहां बचा कितना रो को थोड़ा पहले लिखते यार, रो/3 ε0, और ऊपर बचेगा r क्यूब अपान यहाँ पर रो स्क्वायर r स्क्वायर स्मॉल r स्क्वायर, और ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी आ गई। यहां से देखिए, आप यहां से देख सकते हो चाहे यहां से, दोनों तरह से, यहां से भी देख सकते हो कि जो वैद्युत क्षेत्र आया है वह दूरी के साथ कैसे घट रहा है, उसके स्क्वायर में घट रहा है, यानी कि वो दूरी जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे वो घट रहा है। यहां पर भी इस कैपिटल R क्यूब का कोई मतलब नहीं यहां पर इस फार्मूले के लिए, क्योंकि वो तो इस गोले की त्रिज्या को इंडिकेट कर रहा है, और हमको वैद्युत क्षेत्र को जो वेरिएशन देखना है, उसका बढ़ना घटना देखना है, वो तो स्मॉल r के साथ देखना है। तो यहां से भी वो बन जाएगा क्या कि E प्रोपोर्शनल टू 1 कितना r स्क्वायर या r स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इतनी बात आपको समझ में आई अच्छे से, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। ओके, चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। मिटा दे देखो,
यहां पर एक चीज है, अब हम चलते हैं केस नंबर जो सेकंड थी कि हमको ये लगाना भाई, तो ये आपकी रही केस नंबर सेकंड। ऐसा बोलो R इज इक्वल टू कितना, कैपिटल R करना है, तो उसमें से हम रखते हैं R इज इक्वल टू कैपिटल R। तो क्या होगा R इज इक्वल टू कैपिटल R का मतलब यहां से E इज इक्वल टू यहां रो अपान 3 एप्सिलॉन नॉट, इसके बाद बोलिएगा R क्यूब अपान नीचे कैपिटल R रख दीजिए तो R स्क्वायर, यहां कैंसिल हो जाएगा तो यहां बच जाएगा रो अपान 3 एप्सिलॉन नॉट और यहां से बोलिए R बच जाएगा। तो ये जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो घनत्व पर तो निर्भर करती है इस R पर। R का यहाँ तात्पर्य ये है कि अगर जो गोला है उसका त्रिज्या बड़ी होती तो क्षेत्र बड़ा होता, छोटी होती तो छोटा होता, लेकिन ये वेरिएशन नहीं करेगा, ये बदलेगा नहीं ये R के साथ, क्योंकि ये गोला फिक्स है। तो R फिक्स है तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र क्या रहेगी, नियत रहेगी। यहाँ चेंजिंग हो रही है, यहाँ पर क्या है, नियत है। किस पर, पृष्ठ पर, तो पृष्ठ पर E क्या है, नियत, पृष्ठ पर E नियत, राइट। अब तीसरे नंबर की केस हम लोग यहां पर करते हैं। तो तीसरे नंबर की केस ये है कि आपको अब अंदर जाना है इस गोले के अंदर, तो हम इस गोले को भी मिटाएंगे। तो तीसरे नंबर की केस के लिए हम सबको मिटा देते हैं। ओके, इधर सब मिटा देते हैं, राइट। देखो भैया, तीसरे नंबर की केस पे हम पहुंचते हैं। तो यहां से स्मॉल r लेस होगा किससे, कैपिटल R से, होगा ना, छोटा होगा। जब ये छोटा होगा तो जरा सब सोचो, क्या सोचो भाई, मतलब कि अगर ये गोला है तो भाई इस पे पूरे आयतन में आवेश वितरित है, क्योंकि ये अचालक है और ये अचालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र निकालना चाहते हैं। इस पूरे की त्रिज्या पहले की तरह कैपिटल R है और यहां पर इसको हमने छोटा सा एक पोर्शन कर दिया है, ऐसा है ना, और इसकी त्रिज्या कितना ले रखा हमने, स्मॉल r, उससे छोटी है। यहां पर वो बिंदु P ले लीजिए जैसा आप कर रहे थे, तो इसके क्षेत्रफल की दिशा किधर हो जाएगी, बाहर, छोटा सा क्षेत्रफल अवयव बाहर। यहां पर इसका जो वैद्युत क्षेत्र बनेगा वो किधर हो जाएगा, वो बाहर, क्योंकि ये धनावेशित है। ऐसा हमने कर लिया। तो कुल फ्लक्स कितना बन सकता है इसके लिए, संपूर्ण फ्लक्स, बोलो यार, संपूर्ण फ्लक्स फाई E इज इक्वल टू वही एप्सिलॉन नॉट समथिंग होता है, तो हम उसको ऐसे लिखते हैं, कैसे, डायरेक्ट, क्योंकि अब आप लिखना जान गए हो। E होता है सब जगह, E इसके लिए बराबर होगा और इसके साथ 4 पाई R स्क्वायर इसका क्षेत्रफल होता है जो पृष्ठ लिए हो, और इसके बाद यहाँ चार्ज होता है और अपान क्या, एप्सिलॉन नॉट होता है। लेकिन जो चार्ज यहाँ का है वो हमने Q डैश ले लिया है। Q डैश कौन सा चार्ज है, जो छोटा सा गोला है उसका चार्ज है। R त्रिज्या के गोले का आवेश है। ओके, ये छोटे से का आवेश है, क्योंकि भाई अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि जितना आवेश इस पे पूरी तरह से फैला हुआ है उतना आवेश यहाँ का भी हो, अलग होगा ना आवेश, इसलिए हमने Q डैश कर दिया। अब हमको किसी भी हाल में Q डैश की वैल्यू चाहिए। अब एक बात समझना, समझने वाली बात ये है, यहां कंसेप्ट है मजेदार कंसेप्ट। जैसे ये एक गोला है, राइट, ओके, गोला कैसा फिगर होता है, तो आप बड़े आराम से और प्यार से बोलते हैं कि ये 3D होता है ना। अगर इसमें हम यूनिट क्षेत्रफल निकाल दें, यूनिट क्षेत्रफल नहीं बल्कि यूनिट वॉल्यूम निकालें,
जैसे यहां पर एक छोटा सा क्यूब ले लें, ऐसा क्यूब जिसकी लंबाई 1 हो। फिर यहां पर एक छोटा सा क्यूब ले लें, हम निकाल रहे हैं इसी से काट के भाई, क्योंकि ये 3D है, ये निकल सकता है। दोनों जगह हम देखेंगे कि इसमें आवेश का जो आयतन घनत्व है और यहां पर आवेश का आयतन घनत्व बराबर होगा, क्योंकि हर जगह यूनिट वालों के लिए, मतलब कि एकांक आयतन के लिए आवेश की मात्राएं बराबर है। आवेश की मात्राएं कैसी हैं? बराबर है। जैसे आप ऐसे सोचो, एक तरबूज हो और उस तरबूज को आप क्या करो, काटते हैं पूरी तरह से, तो आप उसमें एक किनारे का भाग कितना बड़ा लेते हैं, बहुत किनारे का नहीं, थोड़ा किनारे का भाग एक निकालते हैं, एक एकदम बीच से निकालते हैं। तो क्या ऐसा होता है कि दोनों में जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी का मतलब घनत्व जो है, कहीं पर बहुत कम उसमें चीज होती है, जैसे उसका जो मटेरियल होता है कहीं पे ज्यादा होता है, ऐसा तो नहीं होता है ना। हर जगह क्या रहेगा? बराबर रहेगा। ऐसा सोचेंगे, मिठास उसमें बराबर रहेगी, तो ऐसा यहां पर होगा, राइट। तो इनके अगर हम अलग अलग घनत्व निकालें तो दोनों के घनत्व इक्वल होने चाहिए। इट मीन्स कि रो इसका आयतन घनत्व है, तो बड़े वाले गोले के लिए अगर निकाला जाए तो इसके लिए आवेश क्यू हमने मान रखा है, छोटे वाले के लिए हमें लिखूं इसका आवेश कितना है, यहाँ तो लिखा गया भाई, क्या जरूरत है बार-बार, यहाँ लिख दिया मैंने। तो ये कितना 4/3 पाई आर क्यूब बड़े वाले के लिए, फिर यही इतना ही घनत्व उस छोटे वाले के लिए भी रहेगा, तो क्यू डैश अपॉन 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। ओके, पाई से पाई पार, 4 से 4 कट, 3 से 3। अब बचा क्या? यहां से अगर दोनों को मिलाया जाए तो हमारे पास बचेगा, यहां बचेगा क्यू और यहां बचेगा आर, क्यू अपान आर क्यूब, क्यू डैश अपान स्मॉल आर क्यूब। हमें क्यू डैश की वैल्यू चाहिए, तो इसको हम इधर भेज देंगे, तो क्यू डैश बराबर क्या आ जाएगा भाई बताना? ये आर क्यूब ऊपर और ये कैपिटल आर नीचे, हाँ जी ऐसा होगा, होगा, और यहां से क्या आ जाएगा? क्यू। ओके, ऐसा कुछ आएगा ना। तो आइए अब इसमें हम लोग इसमें रखते हैं, इसको कोई समीकरण बना लो। चलो हम समीकरण नंबर 1 के लिए कह देते हैं, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या होगा, कैसा होगा? अच्छा होगा, इसमें क्यू डैश की वैल्यू आर क्यूब अपान कैपिटल आर क्यूब और इसके साथ क्यू इंटू, यहां देखो 1/ε0 तो रहेगा ही रहेगा, तो 1/ε0 को नहीं रहने दिया। चलिए अब इनको थोड़ा हटाते हैं, ये स्क्वायर है, यहाँ क्या बच जाएगा? 1 पावर बच जाएगी, और क्यू को रहने दो, कोई उसकी गलती नहीं है। यहां पर आएगा 1/4 पाई ε0 को उसके साथ क्यू को रहने दीजिए, नीचे यहां पर आर क्यू होगा, लेकिन ये नीचे आएगा, एक आर इसमें बच जाएगा, यहां से आर बच जाएगा, बचेगा ना, तो एक आर इसमें से बच जाएगा। तो आप चाहो तो यहीं पर समझ सकते हो कि इसका वैद्युच्छेद कुछ इस ढंग का रहा, मतलब कि E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? आर के। जब हम अंदर रहेंगे तो जैसे जैसे हम उसके किनारे पे पहुंचेंगे वैसे वैसे वैद्युच्छेद क्या करेगा? बढ़ेगा। इससे पहले आप खोखले वाले में देख रहे थे, उसके अंदर कोई आवेश ही नहीं था, तो वैद्युच्छेद कहां से रहेगा? लेकिन अब बाहर की तरफ बढ़ने पर वैद्युच्छेद क्या कर रहा है? बढ़ रहा है। इस क्यू का मान इसके हिसाब से लिखा जा सकता है। देखो इस पूरे को अगर यहां भेज दें तो 4/3 पाई आर क्यूब यहां हो जाएगा, और इसके साथ रो कटाक वैल्यू पुटअप करो, E इज इक्वल टू 1/4 पाई ε0, क्यू की वैल्यू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो अपान आर क्यूब, और इसके साथ बेचारा आर, ये 4 पाई से 4 पाई पार, आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल नहीं हुआ है ना, तो रो अपान 3 ε0 और इसके साथ आर। तो आप यहां पर भी ऐसे निकाल सकते हैं, है ना भाई, ऐसा कर सकते हैं।
तो यहां पर वैद्युत क्षेत्र क्या कर रहा है, इसके साथ बदल रहा है, ऐसा बढ़ रहा है। बात समझ रहे हैं? अब हम क्या करें, अब एक ग्राफ बनाते हैं। ये आपको समझ आया, बढ़िया समझ में आया होगा। तो आइए ग्राफ बनाए बेटास को, बहुत अच्छे आप नोट कर लिए होंगे। आइए ग्राफ बनाते हैं। हमको ग्राफ के लिए कुछ चीजें याद रखनी पड़ेगी, और वो चीज याद रखने वाली ये है कि जब हम केंद्र से दूर जा रहे थे तो पहले मैं ग्राफ किसके किसके बीच बनाना है, ई तथा आर के बीच ग्राफ, राइट। इस ग्राफ को बनाते हैं ऐसे ऐसे, बनाएंगे ना। अच्छा भाई, ये तो मूल बिंदु है, दूरी इस पे दिखानी है, ओके। इस पे आपको वैद्युत क्षेत्र दिखाना है जो ई रहेगा, राइट। इसमें दूरी हम पहले इस तरह बढ़ा देते हैं, इसके बीच में मान लो ये आर है, वो कैपिटल आर के बराबर है। इसके इधर जो होगा वो स्मॉल आर जो है वो छोटा है कैपिटल आर से, इसके इस पार स्मॉल आर कैपिटल आर से बड़ा है। बात समझ में सब आ रही है? तो वैद्युत क्षेत्र को अगर देखा जाए ध्यान से, तो पृष्ठ पर कैसा था वैद्युत क्षेत्र, मैक्सिमम, सबसे ज्यादा, पृष्ठ पर सबसे ज्यादा था। लेकिन उसके अंदर जब हम केंद्र से दूर जा रहे थे, ये देखो जैसे जैसे आर बढ़ रहा था उस गोले के लिए, जैसे जैसे ये छोटा आर है और आर बढ़ा और आर बढ़ा और आर बढ़ा, तो जैसे जैसे ऐसे देखो ऐसे जैसे जैसे आगे की तरफ हम बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे वैद्युत क्षेत्र क्या कर रहा है, बढ़ रहा है आर के साथ। मतलब कहां तक बढ़कर वो जा सकता है, जब इसके पृष्ठ पर पहुंचा तो वहां पर सबसे ज्यादा हुआ। लेकिन जब हम पृष्ठ से बाहर मानने लगे कि अब बिंदु इधर रहेगा, पी बाहर रहेगा, तब क्या हो रहा था, ये व्युत्क्रमानुपाती आ जा रहा था किसके, आर स्क्वायर के। इसका मतलब कि अब जो है वो क्या करेगी, घटेगी तेजी से। तो कहां तक बढ़ेगा, और बढ़ रहा है तो डायरेक्टली बढ़ रहा है, तो इसलिए इसका ग्राफ ऐसे सीधा होगा, आर प्रोपोर्शनल, ई प्रोपोर्शनल टू आर। इस पे मैक्सिमम होगा, फिर इसके बाद यहां पर ई क्या है, ई मैक्स है सबसे ज्यादा, फिर इसके बाद इधर घटना शुरू कर दिया ऐसे। कैसे घटा है, ई प्रोपोर्शनल टू 1/r², ऐसे घटा है। अगर आप इस ग्राफ को थोड़ा और डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप समझिएगा कि ग्राफ, ये जो गोले का केंद्र है और आप एक गोला ऐसे कंसीडर कर लीजिए ऐसे, राइट। गोले के केंद्र से जैसे जैसे हम परिधि की ओर जाते थे वैसे वैसे वैद्युत क्षेत्र बढ़ता है, और इसके एकदम ऊपरी वाले भाग पर वैद्युत क्षेत्र सबसे ज्यादा। फिर जब हम उसके उस पार निकलते हैं तो वैद्युत क्षेत्र क्या करने लगता है, घटता है। और कैसे घटता है, उसके स्क्वायर के रिस्पेक्ट में घटता है। इतनी बात आपको समझ में आई बेटा इसका, चलिए एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, इसमें बहुत बढ़िया है, और ये केवल जे के लिए होगा, लेकिन ये आपको ऐसे एज ए डेरिवेशन मत समझिएगा, उसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिएगा। बहुत बेहतर कॉन्सेप्ट है, मजेदार कॉन्सेप्ट है। तो हमको क्या करना है, अचालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। लेकिन इसमें केस कब कैसा ज्ञात करना
जब आवेश का आयतन घनत्व एक समान न हो ना, ऐसी कंडीशन में फॉलो करना। अभी तक जो इसके पहले वाला आपने देखा था उसमें बस ये था कि आप में पूरे आयतन में आवेश वितरित है और वो आवेश एक समान रूप से वितरित है। यहां पर एक समान रूप से वितरित नहीं है, वो बदल रहा है। तो आप देखो कितनी कंडीशन इसमें लागू कर सकते हो, मैं समझाता हूं आपको, बड़ी मजेदार है। देखो ये गोला है और एक गोला ये है ना, तो इसमें दो चीज हो सकती है। हो सकता है कि एक में घनत्व ऐसा करेंगे, इसमें ऐसा है क्या इसमें दोनों के अंतर देखना। इस वाले में जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं वैसे वैसे उसका घनत्व बढ़ रहा है। पास पास देखो यार, पास पास नहीं आगे। इसमें इससे इसके केंद्र से जब हम दूर जा रहे हैं, इसका केंद्रवा तो वो है, इसके केंद्र से जब हम दूर जा रहे हैं इसमें इसका घनत्व घट रहा है। तो दो कंडीशन लागू हो सकती है इसमें। या तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इससे जैसे जैसे हम दूर जाएंगे घनत्व बढ़ रहा है, तब के लिए हम इसे लगा सकते हैं। या दूसरी कंडीशन में ये लगा सकते हैं कि इसके केंद्र से दूर जा रहे हैं तो घनत्व घट सकता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें रो क्या है, नियत नहीं है, राइट, नियत नहीं है। ओके, तो अगर नियत नहीं थी इस वाले के लिए कौन सी केस मानी जा सकती है, माना रो बराबर रो नॉट आर। ये यहां पर अगर देखा जाए, आप थोड़ा सा इंप्लाइड ऐड करके समझ सकते हो, तो यहां रो प्रोपोर्शनल टू आर है। इट मींस जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे घनत्व क्या करेगा, ऐसे बढ़ेगा ना। लेकिन इसके लिए अगर हम बात करें तो इसके लिए भी मान सकते हैं, माना कि जो रो है वह रो 0/r है, तो इट मींस ये कैसा बिहेव करेगा, रो प्रोपोर्शनल टू 1/r। जैसे जैसे हम बढ़ेंगे दूरी वैसे वैसे इसका घनत्व घटेगा। इसमें दो कंडीशन अप्लाई हो सकती है। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है तो भूला करो, आनी चाहिए, एकदम बेहतर है। अब क्या करेंगे हम, इसमें जो कंडीशन अप्लाई करने जा रहे हैं वो कंडीशन भाई साहब है केस 1। ऐसा करते हैं कि जो इसकी आर है वो कैपिटल आर से छोटा है, ये लागू करते हैं। तो आइए समझते हैं, बेहतर ढंग समझ में आ रहा होगा भाई, ऐसे बना दिए। ओके, इसमें जो आवेश है वो एक जैसा नहीं है, तो हमने ये वाली कंडीशन लिया है कि बाहर जाते समय इसका घनत्व क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, राइट, समझिएगा भैया। और इसके भी इसकी जो त्रिज्या है कैपिटल आर लिया गया है जी। और इसमें गॉस की प्रमेय लगाने के लिए एक हमने छोटा सा मान लिया है, इसके अंदर एक छोटा सा क्या है, एक छोटा सा सेल है। सेल मतलब उसमें एक छोटे अंदर से एक गोला काटा गया है और उसकी त्रिज्या कितनी है, आर, ओ सॉरी कैपिटल आर नहीं इस माना, राइट। और यहां पर एक छोटा सा हमने भाग लेते जैसे पुराने जमाने में लेते थे, इसके क्षेत्र की दिशा बाहर होती थी,
इसके क्षेत्रफल की दिशा भी बाहर होती थी। हाँ, क्यों? पुरानी बात, ये 3D है, ऐसा होता था, नहीं होता था। यहां पर ऐसा करते हैं, है ना। तो कुल वैद्युत फ्लक्स क्या करते थे, कुल वैद्युत फ्लक्स निकालने के लिए यहां पर एक चीज हम बता दें। पहला हमने केस माना है, ये जो मैं समझा रहा था उसमें से मैं ये वाली केस लिया कि जब जैसे जैसे हम बाहर जाएंगे वैसे वैसे घनत्व क्या करेगा, आयतन घनत्व बढ़ेगा। इसके लिए आप संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स कैसे निकालते थे, डायरेक्ट लिखने का तरीका सीखना चाहिए। संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, बोलो भैया कैसा होता था, ये होता था फाई ई बराबर, नो फाई बार बार नहीं, अब वो पुराना वाली बात है, ई 4 पाई आर स्क्वायर, बोलो यही होता था, और बराबर क्यू पाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू कैसा, इनसाइड, जो इसके अंदर है, इनक्लोज्ड या इनसाइड, कैसा, एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो आप कहोगे कौन सी इसमें बहुत बड़ी सी बात है, इसको आवेश को निकालो, फटाक से न लगा दो फार्मूला। तो आप कहोगे कि आप घनत्व इक्वल टू तो जानते हो Q अपान V होता है, तो यहां से Q की वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो रो इंटू V, इट मीन्स रो इंटू 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब, ये रख दो इसमें ना। तो ऐसा नहीं हो सकता, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता भाई, ऐसा नहीं हो सकता। काहे नहीं हो सकता, ये परिवर्तित हो रहा है, ये परिवर्तित हो रहा है। अगर ये बदलेगा तो नहीं हो सकता ना। ये रो आपका, ये डायरेक्ट फार्मूला इसमें ऐड नहीं कर सकते कि इनसाइड आप आवेश निकालिए और फटाक से रख दीजिए, फार्मूला हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ये बात नहीं हो सकती, लागू नहीं हो सकती। लागू क्या होगा, इस जो अंदर हमने एक छोटा सा गोला लिया उसको हम बाहर काट के निकालते हैं। आओ देखिए, थोड़ा मैं बड़ा कर दूं, जूम कर दिया जाए, फिगर को ट्रांस से करके जूम कर दिया गया ऐसे। तो आप इसको ऐसे जूम कर दीजिए, ऐसे आपने फिगर को क्या कर दिया, ये वाला है जूम कर दिया, थोड़ा जूम मतलब बड़ा हो गया। इसकी त्रिज्या कितनी थी, r। अब इसके अंदर एक हम छोटा सा भाग लेंगे, एलिमेंट्री मतलब बहुत स्मॉल सा भाग लेंगे, काटते हैं इसमें, उसकी मोटाई भी कुछ होगी, ये भी ध्यान दीजिएगा आप, त्रिज्या यहां ले देते, राइट। तो ये आपका भाग हुआ जिसमें हमने इसकी मोटाई भी ऐसे दिया, टक 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 टक, ऐसा ऐसे कर दिया। इसकी जो इस छोटे से पार्ट की है, बहुत स्मॉल है, तो इसकी जो अंदर की रेडियस है मतलब त्रिज्या, तो इसकी त्रिज्या कितनी है मैं बाहर लिख देता हूं, x है। इसकी जो मोटाई है, मोटाई कितनी है, dx ना। अब करना ये काम है कि हमको इसी का आयतन चाहिए, उस छोटे से पार्ट का आयतन। तो पार्ट का आयतन कैसे निकलेगा, पार्ट का आयतन चाहिए, जो छोटा सा भाग है उसका आयतन चाहिए। ओके, आयतन बराबर होता है क्षेत्रफल गुणे मोटाई चाहे लंबाई, जो भी आप कर लो। तो हम यहां मोटाई लिखते हैं, हमारा काम मोटाई से। कैसे निकलेगा ये सोचना। हमारी तरफ ध्यान से देखिए, जो अंदर की सेल है वो ऐसे बिल्कुल क्लोज्ड है। अब इसको हम क्या करें, आया चाकू लगाया, ड्रिल ड्रिल ऐसे खोल दिया ना। तो ये जब खुला तो एक इस तरह की शेप इसमें बना रखा है, जैसे सपोज दैट, शेप का मतलब इस तरह का। ऐसा ऊपर वाला। अब देखिएगा, जो ऊपर वाला पोर्शन खुला है उसका क्षेत्रफल क्या होगा, ऐसे। तो ये तो एक सर्कल था ना, एक सर्कल, सॉरी,
एक गोला है ना, तो गोले को पूरा खोला गया, तो गोले का जो क्षेत्रफल ऊपर वाले पृष्ठ का होता है वो कितना, तो उसका पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो इसका क्षेत्रफल कितना भाई 4 पाई आर स्क्वायर, लेकिन इसकी त्रिज्या कितनी है यक्स, तो यक्स स्क्वायर। इसकी जो मोटाई है वो कितनी हमने मान रखा है dx। अब अगर इसकी मोटाई dx है तो आप सोचो कि इसका आयतन बड़े आराम से निकल सकता है, तो इसका क्षेत्रफल कितना 4 पाई यक्स स्क्वायर, मोटाई कितनी dx। नहीं होगा, हो जाएगा ना। अब इस छोटे से सूक्ष्म भाग का आवेश, सूक्ष्म भाग का आवेश कितना होगा बताइए। छोटा सा आवेश होगा, dq कर लिए, किसके बराबर, ये आवेश देखो, ये तो आयतन आ गया, तो आयतन गुणे घनत्व को हम क्या कहेंगे आवेश, आयतन गुणे घनत्व, आयतन गुणे उस आवेश, उसका क्या भाई, जैसे देखो आयतन गुणे आवेश का आयतन घनत्व। यहां पर इसका आयतन चलो dv छोटा सा था तो dv कर दे, ये dv इंटू और इसका जो घनत्व है वो रो है। अब इसका आयतन कितना 4 पाई एक्स स्क्वायर dx, और इसके साथ ये रो जो चेंजिंग कर रहा है वो कैसा है इस तरह का, तो रो 0, ये r के साथ बदल रहा है, लेकिन हमें यहां पर किसके साथ देखना है x के, तो यहां पर हमने x कर दिया। तो इसे थोड़ा अच्छा बना लीजिए, तो बनाइए यहां से 4 पाई हाई x और x क्यूब हो जाएगा, तो रो को हम बाहर कर लेते हैं, तो x क्यूब और इसके साथ dx, राइट। इसका हम पूरा आवेश निकाल रहे इनसाइड, जो इस वाले पर आएगा जितना आवेश, तो इसके लिए तो कुल आवेश किसके लिए, इस वाले के लिए है भाई, तो यहां पर कुल आवेश कैसे निकालोगे जनाब, तो कुल आवेश कैसा इनसाइड, मतलब उसके अंदर कितना आवेश है टोटल, तो आवेश क्यू बराबर कितना, इंटीग्रेशन करोगे इस dq का, छोटा सा आवेश जुड़ते जुड़ते उसके बराबर हो जाएगा। जैसे आप ऐसे सोचो कि इसमें ऐसे ऐसे बहुत सारे मिलेंगी ऐसे, है ना, तो आप क्या करना है, इसका निकालना है आवेश dq समथिंग, dq पूरा उसके बराबर हो जाएगा। इस नहीं समझ में आया, ये जैसे आपने पार्ट इसमें लिया है वैसा यहां फिर होगा dq पूरा हो जाएगा बस। तो हमने इसका इंटीग्रेशन करना, लेकिन ध्यान देना है कहां से कहां तक इंटीग्रेशन होगा, इसका जो केंद्र है ना O है मतलब केंद्र पे दूरी 0, कहां तक जाना है, इसकी परिधि तक जाना है, तो इसकी परिधि पर जानते समय मतलब उस गोले के सरफेस तक जाना, गोले के पृष्ठ तक जाना है, तो r तक जाना है, यानी कि 0 से लेकर कहां तक r तक। इधर का तो हम मिटा दें पोर्शन, आप उतार लिए होंगे, उतार लिए, मिटाएंगे, ओके। चलिए देखिए, अब आपका टोटल इनसाइड आवेश कितना आएगा बोलिएगा वहां से, उसकी वैल्यू रख दो, हेमर हाई तो बाहर हो जाएगा 4 पाई रो 0 और इंटीग्रेशन 0 से कहां तक r यक्स क्यूब dx। हाँ जी, इसका इंटीग्रेशन करना तो आना चाहिए, इसकी पावर में 1 ऐड कर देते हैं, पूरे आइडियल पावर से डिवाइड कर देते हैं, इतना तो आना चाहिए। तो 4 पाई यहां पर हो जाएगा क्यू रो नॉट यक्स 4/4 लिमिट 0 to r, ऐसे न होता है, 4 से 4 कैंसिल आउट, रो पाई रो 0, यहां देखो कितना हो जाएगा, पहले अपर लिमिट तो r 4 - 0 समथिंग कुछ, क्या है यार सोचना समझना, पाई रो 0 r 4, और ये कितना आया है, ये क्यू इनसाइड आया है जो हम आवेश निकालना चाहते थे। तो वहां पर आपने एक जगह निकाला रहा होगा कि कुल वैद्युत फ्लक्स E इंटू 4 पाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू इनसाइड मत बटा एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू यहाँ रख दो रो, यहाँ पाई रो 0 r/4 अपान एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से E इंटू 4 पाई r स्क्वायर
पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो ई बराबर इसको इधर लेके आओ ρ0/4 एप्सिलॉन नॉट, और कुछ बचेगा, ये कैंसिल हो गया, तो आर स्क्वायर। यहाँ एक हम मतलब समझाते हैं, ई जो है वो आर स्क्वायर के साथ बदलेगा, यानी कि मतलब जैसे हम बाहर जाएंगे वैसे वैसे उसका वैद्युत क्षेत्र बहुत तेजी से घटेगा, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर के साथ तेजी से घट रहा है। ओके, अब एक चीज और है, प्रश्न ये है कि अगर हम उसके पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र निकालना चाहते तो कैसे निकालेंगे? तो टोटल आवेश तो क्यू है ना, तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। आप देखिए उसमें चेंजिंग क्या नहीं आएगी, तो आप उतना ही कर सकते हो, है ना। अगर उसके हम पृष्ठ पर निकालना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर ये बढ़ रहा डायरेक्टली। चाहे एक केस और है कि अगर हम उससे बाहर चले जाए तब, मतलब आर बड़ा हो कैपिटल आर से, तब की कंडीशन ध्यान दीजिएगा, बड़ा मजेदार है। लेकिन यहाँ पर टोटल चार्ज की बात करेंगे, डेंसिटी की तो बात है नहीं यहाँ, तो ये पूरा इस तरह का बंद है, बाहर ज्यादा है अंदर कम है, इसकी त्रिज्या कैपिटल आर हुआ करती थी और बिंदु बाहर है, तो आप ऐसा एक पृष्ठ लेते थे, समझिएगा। हाँ समझ रहे हो, ऐसा लेते थे, यहाँ पी पॉइंट ये आर होता था समथिंग, है ना। अगर इसमें चार्ज क्यू होता टोटल, तो यार उसकी फील्ड तो वैसे ही आ जाती जैसा हुआ करता था, कैसा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r², ऐसा करके। लेकिन अगर कंडीशन ऐसी होती कि हमको ये इसके बराबर करना है, राइट, तो आप चाहो तो इसमें डायरेक्ट रख सकते हो। लेकिन अगर यहां पर बताना है इसके केंद्र से, तो ये 0 से अब की बार कहां तक लेके जाना है आपको, इंटीग्रेशन 0 से इसके पृष्ठ तक। तो 0 से इसके पृष्ठ तक जब जाएंगे तो ये 0 से कैपिटल आर तक इसको क्या करेंगे, उसी तरह सेल ले लीजिएगा, बीच में छोटा सा पतला सा एक गोला काट लीजिएगा, वैसे इंटीग्रेशन इसी तरह करिएगा, तो यहां पर कैपिटल आर आ जाएगा, बस और कुछ नहीं। तो E इज इक्वल टू ρ0/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर। इस पूरा डेरिवेशन को बताने का उद्देश्य मात्र एक है कि इसमें आपको ये इंडिकेट कर देना है कि अगर उसका घनत्व तो केंद्र से बाहर की तरफ बढ़ रहा है, आयतन घनत्व, तो उसका वैद्युत क्षेत्र भी केंद्र से बाहर जाते समय बढ़ता है, राइट। अगर घटता, जैसे जाते समय घटता, तो यहां पर वैद्युत क्षेत्र घटता हुआ प्रतीत होता, ऐसा भी आता। अगर जैसे हमने दूसरी केस जो लिया था कि ρ इज इक्वल टू ρ0/r हो सकता था, तो उसमें क्या होता, जैसे जो वैल्यू आप इस तरह की मानते थे, तो ये यहां पर आ जाता, नीचे आता ना, तो एक पावर उसकी कटी रहती, तो आप उसको आगे बढ़ाते हुए चले जाते, तो उसमें जो आता, तो ये लास्ट में यहाँ पर ये ऊपर नहीं आके बल्कि नीचे आता, तो वहां पर ये इंडिकेट करता कि जैसे जैसे हम दूर जाएंगे वैसे वैसे वैद्युत क्षेत्र बहुत तेजी से घटता है, राइट। तो इस डेरिवेशन को आप आराम से समझिए और याद रखिएगा। इसके बाद भाई मैं जो आपको आगे क्वेश्चन कराऊंगा, जो IIT लेवल के, जेईई लेवल के, जे एडवांस के, जे मेंस के, इस तरह के क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। तो मैं ये चाहूंगा कि ये एप्लीकेशन खत्म हो जाए, फिर आई होप एप्लीकेशन आपका जो एक रॉड है इनफाइनाइट लेंथ की, वो एप्लीकेशन खत्म कर दूं, और फिर उसके बाद एक जो प्लेट है, चादर है, उसका खत्म कर दूं। तब मैं आपको उससे रिलेट क्वेश्चन एक अलग वीडियो में करूंगा, जो आपके लिए जेईई के लिए, जे एडवांस या जे मेंस के लिए थोड़ा सा आपको कारगर रहेंगे, इस टॉपिक पर बेस्ड क्वेश्चन, राइट। तो नाउ थैंक